बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें सबसे पहले हमने यही देखना होता है इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, इंडिपेंडेंट कितने, होमोजीनियस है या नहीं है, लीनियर है या नहीं है, उसकी डायमेंशंस कितनी है, मतलब 1 डायमेंशनल है, 2D है, 3D है। तो उससे रिलेटेड पहले बात करते हैं, फिर हम फर्स्ट ऑर्डर पीडी, सेकंड ऑर्डर पीडी उनको सॉल्व करेंगे और उसमें हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। फिर ये भी चेक कर लेंगे कि जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो कैसे पता चलता है, हाइपरबोलिक या एलिप्टिक है या पैराबोलिक है। उससे रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें हैं वो हम इंशाल्लाह चेक करेंगे। तो ऑर्डर का तो हमें ऐसे पता चलता है कि जो भी बड़े से बड़ा डेरिवेटिव आ जाता है वो उसका ऑर्डर है। मसलन अगर d2y/dx² आया हुआ है तो वो सेकंड ऑर्डर होगी, और ऑर्डर पता करने के बाद उस ऑर्डर की जो पावर होगी वो डिग्री कहलाती है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो चाहे कोई इक्वेशन ऑर्डिनरी है या पार्शियल है, डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें एक ही होता है। जैसे हम dy/dx लिखते हैं तो y जो है वो उसमें डिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट अगर एक ही है तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो गए, 3 4 आ गए, 2 आ गए, तो फिर वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का कैसे पता चलता है कि अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल में 0 पुट कर दें और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो वो इक्वेशन होमोजीनियस होगी, वरना नहीं होगी। ऐसे कह लें अगर उसका ट्रिवियल सोल्यूशन हो तो वो इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। लीनियर नॉन लीनियर का कैसे पता चलता है कि अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, a differential equation for which u is equal to 0 is a solution is called a homogeneous differential equation where u is the unknown. In other words, a differential equation which always possesses the trivial solution u is equal to 0 is called homogeneous differential equation. जैसे अभी ये पहली एग्जांपल है, इसमें अगर आप u की जगह 0 पुट करते हैं, यहाँ भी 0, ये भी 0, ये भी 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 होगी, राइट तो ऑलरेडी 0, तो ये इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। इसी तरह सेकंड इक्वेशन जो है, इसमें भी आप u की जगह 0 पुट करें तो 0 इज इक्वल टू 0, ट्रिवियली सेटिस्फाइड, तो ये भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन थर्ड होमोजीनियस नहीं है, क्यों? ये भी 0, अगर u की जगह 0 पुट करें, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो गई, राइट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ u नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे सारे 0, राइट साइड पे 0 नहीं बल्कि f ऑफ x आ रहा है, तो ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब लीनियर कौन सी होती है जी? ODE ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n का मतलब है इसमें n डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है। एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, ये जो मैंने लिखी हुई है, विल बी लीनियर इफ इट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ y प्राइम अप टू yn, यानी कि जितने भी डेरिवेटिव आ रहे हैं लीनियर फॉर्म में आ रहे हैं। बल्कि आप उसको इस तरह समझ लें, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, अब इसमें y डिपेंडेंट है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इन अदर वर्ड्स, इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स occur only linearly in the equation, then it is linear, otherwise non linear. जैसे d2y/dx² plus y is equal to y x raised to power 10, ये देखें ये लीनियर है क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये जो है इस वजह से आपके पास ये इक्वेशन लीनियर रहेगी। नॉन, लेकिन अगर मैं एक्स लिख देता y, फिर ये लीनियर रहते, फिर ये नॉन लीनियर हो जाते। इसमें देखें d2y/dx² plus sin x is equal to 0, ये भी लीनियर है। अब यहाँ पे इस टर्म की वजह से ये इक्वेशन नॉन लीनियर होगी, क्यों? y मल्टीप्लाई हो गया इससे, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो गया। तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाता है तो इक्वेशन लीनियर नहीं रहती बल्कि नॉन लीनियर हो जाती है। अगर यहाँ पे हम x लिखते कोई फर्क ना पड़ता, फिर ये लीनियर ही होती। करली 2u करली x² प्लस u करली u भी करली y इज इक्वल टू 0। आप इसमें देखें u मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि u यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाता है तो इक्वेशन लीनियर नहीं रहती बल्कि नॉन लीनियर, और नॉन होमोजीनियस भी है, क्यों? यहाँ u की जगह 0 पुट करें, यहाँ 0 पुट करें, लेफ्ट साइड पे 0 लेकिन राइट पे तो 1 है, तो ये नॉन होमोजीनियस है और नॉन लीनियर भी है। पर अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो 2 आ गए, और सेकंड ऑर्डर है। कैसे पता चल रहा है? d2u/dx² की वजह से, या करली 2u/x² की वजह से हमें पता चल रहा है कि इसका ऑर्डर 2 है। d/dx² प्लस x² y इज इक्वल टू x³। अब यहाँ पे y की जगह 0 पुट करें, लेफ्ट साइड पे 0 आ जाता है, राइट पे तो नहीं आता, तो नॉन होमोजीनियस है। कह लें x² मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो क्योंकि x² या x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस टर्म ने हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, ये लीनियर या नॉन लीनियर नहीं है। सेकंड ऑर्डर है, कैसे पता चला? d2y/dx² की वजह से। करली 2u भी करली y² प्लस करली u भी करली y इज इक्वल टू u, होमोजीनियस है, यहाँ पे भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, राइट लेफ्ट दोनों साइड 0 होगी, होमोजीनियस बन गई। लीनियर भी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y कहीं पे भी मल्टीप्लाई होता हुआ नहीं नजर आ रहा। सो द जनरल लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये n डेरिवेटिव है, ये एक कम हो गया, फिर 2 कम हो गया, चलते चलते जो एंड वाली हमारी टर्म होगी उसमें कोई डेरिवेटिव नहीं आ रहा होगा, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, इज इक्वल टू f ऑफ x, और ये जो a0 है, a1 है, a2 है, ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं सारे के सारे ये सिर्फ x के फंक्शन होंगे, या कांस्टेंट होगा
या x लिखा हुआ आ सकता है, x² x³ यानी कि फंक्शन ऑफ x, तब ये लीनियर होगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपने फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y कर दिया या और फंक्शन ऑफ y कर दिया तो फिर ये लीनियर नहीं रहेगी, फिर ये नॉन लीनियर कहलाएगी। वेर a0, a1, a2, an are functions of x only, y and each of its derivative occurs to the first degree only। ये स्टैटिक इक्वेशन आप माइंड में बिठा लें क्योंकि इससे रिलेटेड बातें मैं आगे भी करूंगा। मसलन अगर f of x हमारे पास 0 है तो फिर यही इक्वेशन होमोजीनियस भी कहलाएगी। अगर f of x 0 नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, तो फिर ये नॉन होमोजीनियस बन जाएगी। अब हम आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। तो पहली बात यह कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं या हर हाल में एक ही सॉल्यूशन होगा? तो इसका आंसर यह है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के उतने सॉल्यूशन होते हैं जितना उसका ऑर्डर होता है, इनके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, बल्कि होंगे। एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n हैज़ एक्जैक्टली n linearly independent solutions if y1, y2, yn are n solutions of a linear homogeneous differential equation, then the linear combination is also a solution of the same differential equation। इंटरेस्टिंग बात है, वो ये फर्ज करते हैं आपके पास किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं, तो उन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। मसलन फर्ज करते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन आ रहा है sin x, दूसरा सॉल्यूशन आ रहा है cos x, तो उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है जी? sin x को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएं, cos x को भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएं और उनको प्लस कर लें, वो लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाए। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही लिखा हुआ है, आप समझ लें ये सारे सॉल्यूशंस हैं y1, y2, y3 अप टू yn, क्योंकि अगर ऑर्डर n है तो सारे n सॉल्यूशंस होंगे और उनका ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है सारा। देखिए हर एक को मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और प्लस करा दिया, ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक सॉल्यूशन होगा, देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ द सेम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये सिर्फ डिफरेंशियल जो आम सिंपल है उसके लिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए भी ये बात होल्ड करती है। जो भी हमने इक्वेशन लिखी थी जिसको मैंने इक्वेशन स्टैटिक का नाम दिया था, अभी उससे से रिलेटेड हम इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन की बात करते हैं। ये हमने कुछ कंडीशंस लिखी, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा यहाँ भी x0 है, यहाँ भी x0 है, यहाँ भी x0 है, यहाँ भी x0 है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्योंकि चेंज नहीं हो रही, तो ऐसी कंडीशन को हम इनिशियल कंडीशन या इनिशियल बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। आमतौर पर बहरहाल हम इनिशियल कंडीशन ही कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू ए या x इज इक्वल टू बी, अब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी आ रही है, या x1 इज इक्वल टू ए कह लें, x2 इज इक्वल टू बी। तो इस तरह की कंडीशन जो है ये इनिशियल कंडीशन नहीं बल्कि बाउंड्री कंडीशन कहलाती है। ये उसकी कुछ एग्जाम्पल हैं, y डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम प्लस 3y इज इक्वल टू 0 वेयर y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों देखें चेंज हैं, तो मतलब ये बाउंड्री कंडीशन है, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। नेक्स्ट में ये देखें y डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम प्लस 3y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ भी x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ भी x इज इक्वल टू 0 है, तो ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और ये जो कंडीशंस हैं ये इनिशियल कंडीशंस कहलाती हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर a विच इज़ फंक्शन ऑफ एक्स वाई करली यू भी करली x प्लस b विच इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई करली यू भी करली y प्लस c विच इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू यू इज इक्वल टू g विच इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये फर्स्ट ऑर्डर है, या आप उसको ऐसे याद रख लें a u x प्लस b u y प्लस c u इज इक्वल टू g, ऐसे याद रखना ज़रा ज़्यादा आसान है। और एंड में फिर आप बता दें a b c एंड g आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, u इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। और जो सेकंड ऑर्डर है उसको हम कैसे याद रखते हैं, u डबल x प्लस 2bu(xy) प्लस cu(y) प्लस du(x) प्लस eu(y) प्लस fu इज इक्वल टू g, वेयर a b c d e f एंड g आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, u इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब जैसे वो इक्वेशन स्टैटिक में यहाँ पे जो लिखा हुआ था f ऑफ x, अगर वो 0 होता तो हमने उसको होमोजीनियस कहा था, इसमें भी यही है। इफ g इज इक्वल टू 0 दिस इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस second order partial differential equation, otherwise it will be non homogeneous। classification of second order linear partial differential equation। तो जो second order भी आपने देखी है उसमें अगर आप b स्क्वायर माइनस 4a b स्क्वायर माइनस ac फाइंड करते हैं, रिजल्ट आपका आता है 0, तो वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पैराबोलिक कहलाएगी। अगर ग्रेटर दैन 0 आता है तो हाइपरबोलिक कहलाएगी, अगर लेस दैन 0 आता है तो एलिप्टिक कहलाएगी। इनको याद रखने का एक टेक्ट भी है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। हम ये अभी एक इक्वेशन है, इसको चेक करने लगे हैं कि पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या एलिप्टिक है, क्या है। वाई स्क्वायर यू डबल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यू डबल वाई इज इक्वल टू 0। जब हम इसको इक्वेट करेंगे उस इक्वेशन के साथ तो ए आ जाएगा वाई स्क्वायर, बी तो इसमें नहीं है, बी 0 आ गया, और सी आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब बी स्क्वायर माइनस ए सी हम फाइंड करते हैं, बी की जगह 0 पुट हो गया, ए की जगह वाई स्क्वायर पुट हो गया, सी की जगह माइनस एक्स स्क्वायर पुट हो गया, रिजल्ट हमारा आया प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो जो ग्रेटर दैन 0 है वो हमें ये बताता है कि ये इक्वेशन जो है वो हाइपरबोलिक है, हमें पता चल गया कि ये इक्वेशन हाइपरबोलिक। अब इसका हिंट देखें, हिंट क्या है।
ये हिंट है इसका NPZEHP। अब ये क्या है, आपने ऑर्डर में लिख लेना है नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो को, ABCDEFGHIJKLMN, N फॉर नेगेटिव, OP, P फॉर पॉजिटिव, QRSTUVWXYZ, Z फॉर जीरो। इसी तरह एलिप्टिक, हाइपरबोलिक और पैराबोलिक वो भी आप ऑर्डर में देख लें, ABCDE, E पहले आता है एलिप्टिक, E के बाद आ गया H फॉर हाइपरबोलिक, H के बाद आगे ऑर्डर में आता है जी P फॉर पैराबोलिक। यानी कि अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो इक्वेशन एलिप्टिक होगी, पॉजिटिव आ रहा है तो हाइपरबोलिक होगी, अगर जीरो आ रहा है तो वो पैराबोलिक होगी। कुछ और इक्वेशन चेक करते हैं। लैप्लास इक्वेशन है U�XX प्लस U∆y इज इक्वल टू 0, टू डायमेंशनल है। डायमेंशन का कैसे पता चलता है, ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स x y z से। अब इसमें दो स्पेस कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, तो ये टू डायमेंशनल है। बहरहाल इसको हमने इक्वेट किया, A1 आया, B0 आया, C1 आया, P² माइनस AC फाइंड किया, उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई है, लेस देन 0, तो अगर नेगेटिव आई तो एलिप्टिक होती है। यानी कि आपकी जो टू डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन है वो एक एलिप्टिक है। एक दो और इक्वेशन लिख दी हैं, y² U�XX प्लस U∆y इंटू 1 प्लस y² माइनस UX इज इक्वल टू 0। इसमें B² माइनस AC जब हमने फाइंड किया वो नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब क्या एलिप्टिक है। ये एक और इक्वेशन U�XX माइनस U∆y इज इक्वल टू 0, इसको आप चेक कर लेंगे, आपके पास हाइपरबोलिक आएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन से क्या मुराद है, चाहे ऑर्डिनरी है या चाहे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सीधी सी बात ये है कि जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है आप उसको अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करें। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है, 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो वो जो आपने पुट किया है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। बाय द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वी मीन अ फंक्शन इन x for OD or a function of more than one variable for PD, such that when it is substituted in the given differential equation it is satisfied. That is, differential equation takes the form of 0 is equal to 0 for all the values of the independent variables in the specified domain. इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। Consider U�XX minus U∆y is equal to 0. The function u is equal to whole cube of x plus y and u is equal to sin x minus y are the solutions of equation. हमने देखना है ये इसके सोल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाला चेक करते हैं। इसको दो दफ़ा डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे पुट करें। ये देखिए, ये मैंने इसको दो दफ़ा डिफरेंशिएट किया, हमारे पास आ गया 6 इंटू एक्स प्लस वाई। फिर इसी को दो दफ़ा डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ये आ गया 6 इंटू एक्स प्लस वाई। तो जब ये दोनों हम यहाँ पे पुट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये जो पहले वाला है ये इसका सोल्यूशन है। इसी तरह हम दूसरे वाला चेक करते हैं, यू इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई। यू इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई, इसको दो दफ़ा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमारे पास आ गया माइनस साइन एक्स माइनस वाई। इसी तरह दो दफ़ा डिफरेंशिएट किया, वो हमारे पास आ गया sin x माइनस वाई, वो भी पुट करें, आपको पता चल जाएगा सोल्यूशन है या नहीं। अब हम कुछ स्पेशल पीडीज की बात करते हैं। सम वेल नाउन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन U�XX माइनस 1/c² U∆t इज इक्वल टू 0। ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। वन डायमेंशन का कैसे पता चला है, पहले भी मैंने आपको बताया है, स्पेस कोऑर्डिनेट से आपको पता चलेगा। इसमें स्पेस कोऑर्डिनेट्स मतलब x y z, इसमें सिर्फ x आया हुआ है, बेशक दो दफ़ा आया लेकिन है तो x ही, तो ये वन डायमेंशनल है। t को नहीं आप चेक करेंगे, इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर कैसे पता चल रहा है, दो दफ़ा यहाँ पे डिफरेंशिएट हुआ, इट इज़ सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस। होमोजीनियस का कैसे पता चल रहा है जी, आप u की जगह 0 पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज़ वन डायमेंशनल सेकंड ऑर्डर homogeneous partial differential equation. It describes a wave traveling along x-axis with velocity c and u is its displacement. और अगर आप इसको चेक करेंगे, इसकी टाइप क्या है, वो b² माइनस AC करके तो ये हाइपरबोलिक होती है। नेक्स्ट चेक करते हैं जी, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन U�XX minus 1/k ut is equal to 0. It describes flow of heat along x-axis. U is temperature, k is a constant डिपेंडिंग ऑन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। अब ये जो है इसमें देखें सेकंड डेरिवेटिव आ गया, तो सेकंड ऑर्डर है। स्पेस कोऑर्डिनेट्स में से सिर्फ हमारे पास x ही आया हुआ है, तो वन डायमेंशनल है और होमोजीनियस भी है, क्योंकि यू की जगह आप 0 पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है। आपने खुद चेक करना है पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या एलिप्टिक है। ये जो लिखी हुई है ये 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, डेल स्क्वायर u माइनस 1/c² U∆t इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है कली 2 बाई कली x² प्लस कली 2 बाई कली y² प्लस कली 2 बाई कली z², इसको लैप्लासियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो जब आप यहाँ पे ये सारा कुछ लिखेंगे तो आप देखें x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, तो उस वजह से ये हमारे पास 3 डायमेंशनल होगी और सेकंड डेरिवेटिव आया हुआ है, तो उसका मतलब है इसका ऑर्डर जो है वो सेकंड है। और अगर आप u की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है, तो मतलब होमोजीनियस भी है। डेल स्क्वायर u माइनस 1/k ut इज इक्वल टू 0 इज अ हीट और डिफ्यूजन इक्वेशन। ये आपके 6.647 में डिफ्यूजन इक्वेशन का सोल्यूशन जो आपने फाइंड किया ना, ये 646 की सॉरी बात कर रहा हूँ, उसमें आपने फाइंड किया और डिफ्यूजन इक्वेशन का न्यूमेरिकल सोल्यूशन आपने फाइंड किया। अभी हम इसका जो डायरेक्ट सोल्यूशन है वो भी चेक करते हैं। सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच डजंट इन्वॉल्व मिक्स डेरिवेटिव, यानी कि इस तरह की टर्म आपके पास ना हो जिसमें ऐसे प्रोडक्ट आया हुआ एक्स वाई का।
कैन यूजुअली बी सॉल्व बाय मेथड नाउन एज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब मैं करना एक्चुअली क्या चाहता हूँ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला मेथड अप्लाई करके हम 2-4 क्वेश्चंस करेंगे। दिस मेथड वर्क्स इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये 2 कंडीशंस हैं, अगर दोनों सेटिस्फाई होंगी तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला मेथड अप्लाई होता है, वरना नहीं। पहली क्या है जी, लीनियर हो, नॉन लीनियर पे नहीं अप्लाई होगा। होमोजीनियस भी हो, नॉन होमोजीनियस पे नहीं अप्लाई होगा। मिक्स डेरिवेटिव भी ना हो, जैसे ये आया हुआ है, अगर मिक्स डेरिवेटिव आ गया तब भी हम उस पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई नहीं कर सकते। लीनियर हो, होमोजीनियस हो, मिक्स डेरिवेटिव भी ना हो। द नंबर ऑफ रिजल्टिंग ओडीज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द पीडीईज, यानी कि जितना आपका ऑर्डर होगा पीडीई का, यानी कि जिस ऑर्डर की आपके पास पीडीई होगी उतनी ही एग्जैक्टली आपके पास वहां से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस निकलेंगी। द नंबर ऑफ रिजल्टिंग ओडीज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द पीडी। मतलब अगर फर्स्ट ऑर्डर पीडी है तो आपके पास ओडी भी एक ही आएगी। अगर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशंस भी 2 ही आएंगी, दोनों को सॉल्व करना होगा। अगर थर्ड ऑर्डर है तो सारे 3 आएंगी। दिस मेथड विल वर्क फॉर एन इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, यानी कि इनिशियल कंडीशन। इफ एडिशन टू द पीडी इज सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन, द बाउंड्री कंडीशंस आर आल्सो होमोजीनियस। और जो बाउंड्री कंडीशंस आपके पास आ रही हैं उनका होमोजीनियस होना भी जरूरी है। कंडीशन को भी हम देखते हैं, हमें कैसे पता चलता है कंडीशन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो अब ये 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हम चेक करते हैं। 1 डायमेंशनल और सेकंड ऑर्डर है, क्योंकि 2 दफ़ा डिफरेंशिएट किया हुआ हमने इसको, तो ये सेकंड ऑर्डर है। ये यू डबल एक्स आया हुआ है, यू डबल एक्स माइनस यू टी इज इक्वल टू सेकंड ऑर्डर है डायमेंशन, लेकिन इसकी सिंगल है, 1 डायमेंशनल है। और एक्स जो है वो हमारे पास क्लोज इंटरवल ए और बी उसके दरमियान कहीं पे लाई कर रहा है। टेम्परेचर जो है वो भी पॉजिटिव है। अब इस क्वेश्चन का स्टार्ट हम ऐसे करते होते हैं कि यू को हम क्या लेते हैं, वो स्ट्रिक्टली इक्वल एक्स टी के। u इज इक्वल टू एक्स टी, यू भी फंक्शन एक्स टी का, वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज। ये बात में पहले आपको बता चुका हूँ। बहरहाल u इज इक्वल टू एक्स टी जो है वो आप अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। u की जगह हमने ये देखें एक्स टी पुट कर दिया, यहाँ भी u की जगह हमने एक्स टी पुट कर। हमारी इक्वेशन क्या थी, कली 2u पे कली एक्स स्क्वायर माइनस कली u पे कली टी इज इक्वल टू 0, दोनों जगह पे u पे हमने पुट कर दिया। अब t क्योंकि कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट होगा, बाहर आ जाएगा, हमारे पास आ गया कली 2x बाई कली एक्स स्क्वायर। यहाँ पे रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करने अनुसार एक्स बाहर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स कली टी बाई कली टी। ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, इसका आपने ध्यान रखना है। और एक्स और टी ये दोनों सिंगल वेरिएबल फंक्शंस हैं। बिकॉज एक्स एंड टी आर सिंगल वेरिएबल फंक्शन, सो वी कैन राइट। तो फिर ये हमें पार्शियल वाली जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सिंगल ही है जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और जिसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं वो भी सिंगल ही है। तो ये पार्शियल वाला खत्म हो गया, आपका सीधा सीधा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। टी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस एक्स डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करें। ऑन डिवाइडिंग बाई एक्स टी, थोड़ा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें। जब आप डिवाइड कर देंगे आपके पास आ जाएगा एक्स डबल प्राइम डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू टी प्राइम डिवाइडेड बाई टी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 करें। अब जो बात मैं करने लगूंगा जरा गौर से सुनिए आपने। इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ टी, एंड दीज इक्वेशंस आर वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ ईच साइड इज इक्वल टू द सेम कांस्टेंट। जो बातें हम कर रहे हैं ये तब भी पॉसिबल होती हैं कि अगर आपके पास जो दोनों साइड्स हैं वो किसी एक ही कांस्टेंट के इक्वल हो, यानी कि एक्स डबल प्राइम डिवाइडेड बाई एक्स मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड टी प्राइम डिवाइडेड बाई टी मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, एंड दीज बोथ कांस्टेंट्स विल बी द सेम। दोनों एक ही कांस्टेंट के इक्वल हो। बात अब ये है कि एक्स डबल प्राइम बाई एक्स, इसको भी आप k के इक्वल कर लेंगे, t डबल प्राइम बाई टी, इसको भी आप k के इक्वल कर लेंगे। वहां से हमारे पास 2 डिफरेंशियल इक्वेशंस बन जाएंगी, उनको हमने सॉल्व कर लेना है। x डबल प्राइम बाई x इज इक्वल टू k, t प्राइम बाई t इज इक्वल टू k। वी विल सॉल्व द सेकंड ऑफ दीज इक्वेशंस। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखेंगे दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नेचुरल लॉग ऑफ t हो गया। यहाँ से k कांस्टेंट बाहर आया, इंटीग्रेट किया, हमारे पास t आ गया, कांस्टेंट भी हमने नेचुरल लॉग ऑफ a की फॉर्म में लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई करवाया, हमारे पास आ गया t ओवर a इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर kt, where k is constant of integration। इसी तरह अब ये जो x डबल प्राइम बाई x इज इक्वल टू k है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। x डबल प्राइम बाई x इज इक्वल टू k, x डबल प्राइम बाई x माइनस k इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने सीधा करके लिख लिया, डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स। के जो है वो समझ कॉमन आ गई, यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन बन गई, डी स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0। जैसे आप 10.2 में करते रहे हैं बीएससी वाला मेथड ऑफ मैथमेटिक्स, वो अपना एसएम यूसुफ वाली मेथड वाली बुक में डी स्क्वायर इज इक्वल टू के आ गया, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के, यानी कि m की वैल्यू आपके m1 आ गया प्लस अंडर रूट के और m2 आ गया माइनस अंडर रूट के। आप इसका जनरल सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, वही जो लिखते हैं c1 e रेज़ टू पावर m1x प्लस c2 e रेज़ टू पावर m2x, वही लिख लिया। तो हमारे पास आ गया c1 e रेज़ टू पावर अंडर रूट kx प्लस c2 e रेज़ टू पावर अंडर रूट माइनस अंडर रूट kx एंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो x वाला और t वाला जो दोनों सोल्यूशन आपने निकाले, जो सबसे पहले आपकी इक्वेशन जहाँ से आपने स्टार्ट किया था u इज इक्वल टू एक्स टी, बस आपने उसमें पुट कर देना, ये x वाला यहाँ पे पुट हो गया, t वाला यहाँ पे पुट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करा के थोड़ी और सेटिंग कर ली, ये आपका जनरल सोल्यूशन आया है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। आप दूसरी एग्जांपल देखते हैं।